हे गाइस, वेलकम टू इनफैल्व स्टडी। और आज हम करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम लाइट। यस गाइस, दिस वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर टर्म 1। यस, बिकॉज टर्म 1 में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड यू हैव ऑलरेडी अवेयर विद योर सैम्पल पेपर एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द लाइट चैप्टर। यस, लाइट चैप्टर से टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे। गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर रियली मोर इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक अगर तुम रेफर करते हो तो ईच एंड एवरी लाइन से तुम्हें एक ना एक एमसीक्यूज मिल जाएगा। बट क्या वो सारे लर्न करना पॉसिबल है? यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट भी तो होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो एंड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर चैप्टर लाइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी क्लियर यू कि जो इंग्लिश के टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं ना, जिसमें तुम्हें ईच एंड एवरी चैप्टर से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसकी सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ रश्मि मैम। एंड सेकंड सीरीज जो हमारी चल रही है क्लास 9 के लिए, जिसमें मैं माइंड मैप और प्लस मेंटी क्विज दोनों चल रही है साथ में। माइंड मैप फॉर मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर गाइस। एंड येस, दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर क्लास 10 साइंस, जिसमें तुम्हें माइंड मैप मिलेगा एंड प्लस मेंटी क्विज। यस गाइस, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा उस माइंड मैप के थ्रू। एंड गाइस, जैसा कि तुम लोग इस सीरीज के बारे में तुम्हें पता ही है, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साइंस की सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है एंड दिस इज द सेकंड वीडियो गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो टाइटल Light, Reflection and Refraction from your science, especially designed for term 1 exam. Let's see. So guys, let's see the first question. First question क्या कहता है? देखो, in an astronomical telescope, the focal length of objective lens is 100 centimeter. Okay. And that the eyepiece is 2 centimeter. The magnifying power of the telescope of the normal eye is क्या होगा? हमें बताना है, मैग्नीफाइंग की पावर बतानी है। सो गाइस, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास f गिवन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। एंड हमें फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का कि m इज इक्वल टू f अपॉन f। बट ये किसकी फोकल लेंथ होती है? ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर में होता है, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो इमेज की होती है एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं सो दैट ये कितना हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस होता है जैसा कि तुम लोगों को पता है। सो माइनस 100 अपॉन 2, बिकॉज आई पीस की हमारी डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो इट विल बी माइनस 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस, सो द आंसर विल बी डी, एब्सोल्युटली डी। नेगेटिव साइंस जो लाइट चैप्टर में जितने भी नेगेटिव साइंस होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे हाइट को, डिस्टेंस को या फिर लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके डायरेक्शंस क्या है या उनका साइज क्या होने वाला है। सो 50 इज आवर करेंट आंसर, सो दैट डी इज आवर करेक्ट आंसर। एंड यस, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 1 गाइस। यस, मेक श्योर सॉल्व इट। सो गाइस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अ रे रिफ्लेक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम 2 plane mirror inclines at a certain angle undergoes a deviation of 3000. Guys, this is not 3000, this is 300 degree. Okay, it's 300 degree. Then the number of image observable is number of जो image होंगे वो कितने ऑब्जर्व किए जा सकते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। बात समझ में आई? जिसको भी नहीं पता होगा वो जरूर पूछ लेना चैट सेक्शन में कि ये कैसे आया, सॉरी कमेंट सेक्शन में। सो ना यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। बात समझ में आ गई? यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी? 360 इधर जाएगा 60 एंड 2 डिवाइडेड बाई इट विल बी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। सो हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस 1। सो ये कितना हो गया? 360 एंड थीटा हमारा कितना आया था? 30 माइनस 1। सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 कट गया एंड 1 एंड 2 माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 11। सो येस, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 11 नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पर ऑब्जर्व होंगी हमें। क्लियर है गाइस? 2 फॉर्मूले हमने यहाँ यूज किए, एक ये एंड एक ये। अगर फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम हो सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, आई विल एक्सप्लेन इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है? लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 6000। ओके, लाइट की जो वेवलेंथ है वो 6000 है। ए ओ गाइस, ये ओ नहीं होगा, ए यू होगा। ओके, दैट मीन्स ए यू का फुल फॉर्म कौन बताएगा? ए यू का फुल फॉर्म कौन बताएगा? इट्स एंगस्ट्रॉम यूनिट। यस, सो AU यूनिट हैज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पूछा है हमसे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सबको पता है ये। तो स्पीड कितनी है इसमें?
स्पीड कितनी है गाइस, जल्दी बताओ। चलो, तो यानी स्पीड हमें स्पीड ऑफ लाइट लिखनी है। सो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ एंड वेवलेंथ कितनी है हमारी 6000, तो ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10। यस ऑब्वियसली, बिकॉज वेवलेंथ कितनी है 6000 AU, और एक AU में कितना होता है 1 इंटू 10⁻, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 AU इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, -10 मीटर। यस, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। सो देन इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे अब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ना, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻10, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। एंड नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻3। क्लियर है। सो इसको सॉल्व करते हैं, 3/6 हो जाएगा ये, एंड 10⁸ एंड 10⁻10 18-3, ये ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी 3/6 इंटू 10⁻15, सॉरी 15 आ जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। यस, तो ये क्या आ गया 3 2 6 इंटू 10⁻15। सो अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। सो ये कितना आ गया हमारे पास 1/10 इंटू 10⁻15। गाइस ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे आंसर देखो 5 के फॉर्मेट में, तो एटलीस्ट 5 तो हमारा आएगा। तो 5 कैसे आ सकता है ये सोच सकते हैं हम। यहाँ से अगर हम एक 10 को सेपरेट कर लें और इसको लिख लें 10⁻14/2, सो इट विल बी 5 इंटू 10⁻14. Yes, this is our answer. So option number D is absolutely correct. That is 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यस, वेव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। क्लियर है गाइस, समझ में आया। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, F इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। क्लियर, वेरी क्लियर। नाउ गाइस लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, लार्ज एपरेचर ऑब्जेक्ट आर यूज्ड इन टेलीस्कोप बिकॉज दे, क्यों यूज करते हैं, कम ऑन, जस्ट बिकॉज हैव बेटर रिजोल्यूशन। यस, हमारे कैमरास में जो मोबाइल के कैमरास होते हैं जिनमें एपरेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर इमेज रिजोल्यूशन देता है। रेजोल्यूशन सबको पता होगा, इमेज को जितना भी ज़्यादा जूम करो वो पिक्सलेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुड रेजोल्यूशन, सॉरी। इसी वजह से हम लार्ज एपरेचर का यूज़ करते हैं लेंसेज में। क्लियर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्क्रीन विल 27 CD लैम्प provide the same illumination as a 75 CD lamp of 15 meter from the screen? Now guys, this question is your homework. Yes, I have to this in your homework just because कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को तुम लोगों को होमवर्क में करना है गाइस। एंड होमवर्क कहाँ सबमिट करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो यस गाइस, मेक श्योर कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज़ योर होमवर्क। यस डेफिनेटली। एंड यस, वीडियो में जैसे ही बच्चे होमवर्क सबमिट करेंगे उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर ज़रूर शो करूँगा गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. So yes, question number 5 was the special question for you because that is your homework. So now let's see question number 6. Monochromatic light of frequency 5 into 10 to the power 4 hertz. Okay, traveling in vacuum enters a medium of refractive index 1.5. Okay, its wavelength in the medium is, इसकी wavelength क्या होगी, हमें भी यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फिर से wavelength फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है हमारी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमारे पास वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 14। बात समझ में आ गई। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 6000 AU। बात समझ में आ गई, 6000 AU। सॉल्व कर लेना, मैंने कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था। सो मेक श्योर सोल्यूशन जरूर आना चाहिए इसका। ओके, ये हो गया। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है N2/N1। यस गाइस, N2/N1 मैंने ऊपर लिख दिया, N2/N1। सो ये कितना हो जाएगा 6000 डिवाइडेड इंटू 6000 अपॉन वेवलेंथ W इंटू 2। सो इट विल भी कितना हो जाएगा, पूरे को सॉल्व करते हैं इसको, 1.5 डिवाइडेड बाई 1 बिकॉज N2 कितना दिया है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, 1 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 2 वेवलेंथ। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे देन यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज
4000। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 4000। यस, सो योर आंसर नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस सॉल्यूशन तुम्हें खुद करना पड़ेगा बिकॉज यू आर नॉट इन क्लास 5th और 6th, सो दैट मैं तुम्हें सोल्यूशन भी सिखाऊं। यस, बट इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू calculation mistake in physics, especially in physics, so make sure tell me. I will definitely give you some tricks so that you can solve the all the calculation in the physics in a very easy method. Okay guys, now let's see question number 7. Two thin lenses, one of focal length plus 60 degree, plus 60 सेंटीमीटर। दो लेंसेज है हमारे पास जिसमें से एक की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? प्लस 60 सेंटीमीटर है, एंड द अदर ऑफ द फोकल लेंथ इज -20। ओके, एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव है। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए। दियर कंबाइंड फोकल लेंथ, वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन गाइस, इट्स रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यस, डेफिनेटली तुम्हें ये बताना है कि दो थिन हमारे पास लेंसेज थे, एक की जो फोकल लेंथ थी वो पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा, एंड नाउ हमारे पास कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी, देखते हैं जल्दी से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा है। एक की हमारी पॉजिटिव है, कंबाइंड फोकल लेंथ को हम क्या ले लेते हैं? एफ। ओके, सो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/-20। ओके, नाउ इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 20। सो ये आ जाएगा -1/30। सो f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -30 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? दोनों को प्लस कर लेना है, एंड लेंसेज थे तो हमने 1/f के फॉर्मेट में किया, जैसा कि तुम्हें पता ही है। सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, स्पेशली लाइट चैप्टर के, या फिर जो 9th में मोशन चैप्टर है, लॉ ऑफ मोशन है, फोर्सेस वाला, इन सब में क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर गाइस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सो फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल इतना ईजी हो जाएगा जैसे तुम्हें 2+2 करते हो। यस, दैट इज़ द फैक्ट। कॉन्सेप्ट्स बहुत मैटर करते हैं, कहाँ पॉजिटिव यूज़ करना है, कहाँ नेगेटिव, स्पेशली इन द लाइट चैप्टर, कहाँ पॉजिटिव यूज़ करना है, कहाँ नेगेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे किसकी डिस्टेंस हाइट नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी, कौन किस साइड जाता है तो हम नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं, लाइक साइन कन्वेंशन। ये सारी चीज़ें जब तुम्हें पता रहेंगी ना, एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है तो माइंड मैप की सीरीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा गाइस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है। एंड यस, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कि अभी तक के क्वेश्चंस कैसे लगे, एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज f एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज p। ओके, दो चीज़ें हमारे पास दी हैं, एक तो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ओके, जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास f है। ओके, ये चीज़ गिवन है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है प्रिंसिपल फोकस से, जो कि p है। देन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, यहाँ हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, फोकल लेंथ गिवन है एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है। तो चलो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज u इज इक्वल टू -f प्लस p। ओके, यही तो होगा, डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ एंड प्लस p। तो यहाँ से हम अगर फॉर्मूला रखते हैं अपना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर दी हमने, सो दैट हमें क्या मिल गया? 1/v प्लस, सॉरी माइनस करते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, -1/f प्लस p इज इक्वल टू -1/p। हमने क्या किया? इस u की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, दैट्स इट, इतना ही किया हमने। नाउ इस पूरे को सॉल्व करते हैं। इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें v इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है? देन द रेशियो ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज। तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? -f प्लस p इंटू f डिवाइडेड बाई p, ये मिल गया हमें। नाउ हमें ये पता है कि जो इमेज है नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। बात समझ में आई? रियल होगा। एंड जब भी तुम्हारा इमेज जो होता है वो अगर रियल होता है, बात समझना, इमेज जो है अगर वो रियल होता है सो वो कितना होगा? -f/p। यस गाइस, सो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जिसमें ये करेक्ट आंसर नहीं दिया है।
सो मेनली मान लेते हैं चलो कि ये माइनस एफ अपॉन पी गिवन था. सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, बिकॉज यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क भी है. सो यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज माइनस एफ अपॉन पी. दैट्स इट. यहाँ तक सॉल्व करना है डेफिनेटली तुम्हें. ओके गाइस, क्लियर है? बिल्कुल सही, अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है. फॉर विच ऑफ द गिवन इज ल्यूमिनस इफिशियंसी मैक्सिमम. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है. फॉर विच ऑफ द गिवन इज ल्यूमिनस इफिशियंसी मैक्सिमम. किसके लिए जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होगी ना वो मैक्सिमम होगी गाइस. कम ऑन टेल मी, जल्दी से आंसर करो, बिल्कुल फास्ट. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सोडियम वेपर लैंप के लिए, मर्करी वेपर लैंप के लिए, या फिर आर्क लैंप के लिए, या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप के लिए गाइस. कम ऑन. सोडियम मर्करी देखो सबसे ज़्यादा जो ल्यूमिनस होता है ना, एफिशिएंसी जिसकी मैक्सिमम होती है दैट इज सोडियम. यस, विदाउट डाउटिंग एनी क्वेश्चन. दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फैक्ट बेस्ड फैक्ट है ये, मतलब फैक्ट इन द सेंस कि अगर स्टेटमेंट लर्न है सो डेफिनेटली यू कैन आंसर, अदरवाइज यू कैन नॉट गेस और नॉट यूज एलिमिनेशन मैथड. क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है. व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर whose refractive index is different, then which of the given will change. क्या चेंज होती है? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज होती है. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ देखो, फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होती, हमें अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती. फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी? नहीं होती. यानी हमारे पास ये तीन ऑप्शन तो ऑलरेडी फिनिश हैं. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेवलेंथ एंड वेलोसिटी. यस, वेलोसिटी तो चेंज होती है एंड वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है. इसी वजह से जब पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर कॉइन्स होते हैं सो उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो थोड़ी सी ऊपर फॉर्म होती है. और यही रीज़न है. एक क्वेश्चन और आता है कि जो फिशिंग करने जाते हैं जो लोग, जो एग्जैक्टली फिश को निशाना बनाते हैं, शूट करते हैं, वो हमेशा जहाँ जिस पोजीशन पर उनको फिश दिख रही होती है उससे थोड़ा सा नीचे निशाना लगाते हैं, नीचे अपने टारगेट को सेट करते हैं. यस, बिकॉज वो पानी में उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसकी वजह से उसकी जो इमेज होती है ना फिश की वो ऊपर फॉर्म होती है. यस, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व करना. एंड यस, डेफिनेटली अब तुम्हें पता चल चुका है. सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. अ ब्लू ऑब्जेक्ट ओके ऑन अ वाइट बैकग्राउंड व्हेन सीन थ्रू अ ब्लू फिल्टर विल अपीयर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे तो पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये ह्यूमन आई का चैप्टर का है, बस ये इसी चैप्टर का है. देखो कैसे लिखा है. एक ब्लू ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लगा रखा है एंड उसको भी हम क्या देख रहे हैं, ब्लू फिल्टर के साथ देख रहे हैं. तो हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक ऑन ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक ऑन वाइट बैकग्राउंड, ब्लू ऑन रेड बैकग्राउंड, या फिर इनविजिबल. तो देखो इसका सबसे सही आंसर क्या हो सकता है? क्या पूछा क्या? व्हेन द सी थ्रू अ ब्लू फिल्टर विल अपीयर. ब्लू फिल्टर से जब हम उसको देखेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो. एक सपोज करो ये वाइट बॉल है, ठीक है, हमने इस पर एक ब्लू कलर का जेड लगा रखा है, ठीक है. देन अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ब्लू कलर के फिल्टर से देख रहे हैं. फिल्टर है ब्लू कलर का, फिल्टर ब्लू कलर का है, सेम वही ब्लू कलर जिस कलर का ये वाला फिल्टर है. नाउ अब ये वाइट वाला भी पूरा हमें क्या दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा. सो अब तुम डिफरेंस बता सकते हो कि कहाँ पर वॉल थी एंड कहाँ पे तुम्हारा वो ब्लू ऑब्जेक्ट था? नहीं. सो क्या हो जाएगा? इनविजिबल. ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर? कोई डाउट नहीं है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? In a photometer, two sources of light when placed at 30 and 50 centimeter respectively produce shadow. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. Of equal interval, their candles are in the ratio. ओके, वेरी गुड. सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक फिगर समझाता हूँ. इन अ फोटोमीटर टू सोर्सेज ऑफ लाइट, दो लाइट सोर्सेज लगाए गए हैं. एक सपोज करो यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ लगा दिया गया, ठीक है, एक की सरफेस में. इन अ फोटोमीटर टू सोर्सेज, तो फोटोमीटर यहाँ पर है, ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है. देन इस वाले से जो इसकी शैडो बन रही होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, बात समझ में आई. और इस वाले से इसकी शैडो कुछ ऐसी बनेगी. इससे ये वाली शैडो बन रही है, इससे ये वाली शैडो बन रही है. बात समझ में आई? क्योंकि ये लाइट ऐसी जाएगी ना तो शैडो इधर की तरफ फॉर्म होगी. नाउ पूछा क्या है? रेशियो पूछा है. तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे गाइस? सबसे पहले तो चलो ये देखते हैं. फिगर समझ में आया? तो रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I1 अपॉन D1 इज इक्वल टू I2 अपॉन D2.
नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। बात समझ में आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास D1 कितना गिवन है 30 एंड D2 कितना गिवन है हमारे पास 50। बात समझ में आ गई, दोनों चीज़ें गिवन है। नाउ हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमें रेशियो ही तो फाइंड करना, दियर कैंडल्स आर इन द रेशियो, तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है ये वाला, तो इसकी वैल्यू रखते हैं D1 अपॉन D2 की। सो ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन 50, तो दिस विल बी एंड ये स्क्वायर होता है, सॉरी गैस, यहाँ पर स्क्वायर होता है, सो यस ये स्क्वायर हो जाएगा। सो 30 स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, सो इट विल बी 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी 9 अपॉन 25 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस गाइस, तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए 9 अपॉन 25। क्लियर है, बिल्कुल नए नए फॉर्मूले मिल रहे हैं ना तुम लोगों को। तो यस गाइस, दिस इज इन योर सिलेबस, ये तुम्हारे सिलेबस में है। यस, सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। क्लियर, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइस 13 क्वेश्चन में देखो पूछा है स्फेरिकल एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज। अच्छा, एयर में जब बबल्स आते हैं ना तो वो कैसा एक्ट करता है, उसमें याद करो ऊपर के सारे फिगर्स नीचे दिखते हैं, याद करो, याद आई बात, यानी बहुत ज़्यादा होल स्काई तुम्हारा वहाँ पे अपीयर होता है। सो क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस। यस, कॉनकेव लेंस की तरह वर्क करता है वो। बात समझ में आ गई। दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी थ्योरी लर्न है, सो डेफिनेटली यू कैन आंसर, अदरवाइज नॉट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। अ रे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror at an angle of incident 30 degree. Guys, this is 30 degree, not 300. The ray after reflection is deviated through. Okay, कितने डिग्री के बाद deviated होगा? Come on guys, tell me the correct answer. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incident 30 degree. The ray after reflecting deviation through. Okay, so obviously रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे हमारा कितना है 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 30 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्वेबल बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज। ओके, कितने इमेजेस फॉर्म होंगी। सो गाइस ये पूछ रहा है कि दो पैरेलल मिरर के बीच में कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। तो याद करो वो बचपन के दिन जब हम सैलो जाते थे तो हम क्या करते थे, जब चेयर पे बैठते थे तो पीछे ऐसे ऐसे शीशे लगे होते थे, याद करो, याद आया कुछ, एंड देन दिखता जाता था, आगे आगे बनता जाता था फिगर। तो वो कितने बन रहे थे, इनफाइनाइट। डी, एब्सोल्युटली, बचपन की बातें भी याद रखनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस गाइस, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास गिवन क्या है, f इज इक्वल टू r/2। क्या गिवन है, f इज इक्वल टू r/2 इज वैलिड। किसके लिए, ये जो इक्वेशन गिवन है, सॉरी यस, f इज इक्वल टू r/2, इसका क्या मतलब है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, नीदर फॉर कॉन्वेक्स एंड नॉर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए, तो गाइस देखो सिंपल सी चीज, f इज इक्वल टू r/2, सबको पता है कि ये फैक्ट है, सारे मिरर्स के लिए एंड सारे लेंसेज के लिए ये चीज़ें फॉलो होती हैं। सो फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमेशा हमारा फोकल लेंथ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। लेजर इज, जो लेजर होता है, लेजर लाइट बचपन में तुम लोगों ने खेला होगा, तो यस, एंड अगर जिन बच्चों ने नहीं भी देखा होगा तो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा लेजर लाइट्स का यूज़ करते हुए। वो क्या होता है, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक ओनली, इंटेंस एंड मोनोक्रोमैटिक ओनली, इंटेंस एंड कोहेरेंट ओनली, एंड इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक ओनली। तो गाइस देखो, लेज़र जो होती है तुम आजकल के टाइम पे देखोगे तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है कि किसी एक या दो चीज़ों से बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों से। कोहेरेंट एंड इंटेंस, तो गाइस तुम्हें आजकल टाइम में पता होगा कि लेज़र शोज भी होते हैं जिसमें पूरी की पूरी मूवीज़ को लेज़र टेक्नोलॉजी से दिखाया जाता है। सो मोनोक्रोमैटिक भी हो सकता है, कोहेरेंट भी हो सकता है और इंटेंस भी हो सकता है। यस गाइस, सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई, जो लेज़र लाइट, एग्जैक्टली ये फैक्ट बेस ही क्वेश्चन है, तुम पढ़ा होगा, रीड किया होगा तो याद होगा। नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। द फोकल लेंथ ऑफ अ plane convex lens having a radius of curvature of 10 cm for convex surface and the reflective index of 1.5
विल बी, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, आर गिवन है। आर कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? नाउ हमारे पास क्या गिवन है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.5, दैट्स इट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड। अब तुम पूछ रहे होगे ये सारे फॉर्मूलेस कहाँ से हैं? सो गाइज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनफैलिबल स्टडी एंड अदर कोचिंग क्लासेस। यस, we always taught this to all the students to tackle the MCQs question that are gonna come in your NTSC exam, Olympiad and all over the examinations. So that's why I must say to join Infallible Study live classes. Okay, so yes, for that you can go to our website and definitely ask for your subject and required packages. So yes, go watch and check all the packages. Now let's see this question. So 1/f is equal to mu minus 1 in bracket 1/r. ये चीज़ समझ में आ गई। वैल्यूज पुट कर देते हैं चलो। तो 1/f is equal to mu की वैल्यू कितनी है? 1.5 minus 1 and 1/10. नाउ गाइस इसको सॉल्व कर लोगे, सो कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/20. ओके, सो यस, f इज इक्वल टू 20. सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले याद रहेंगे, सो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, अदरवाइज यू कैन नॉट हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड डोंट थिंक कि ये क्वेश्चंस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टॉट फोकल लेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? देखो, इफ इन अ plano-convex lens the radius of curvature of the concave surface is 10 centimeter. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, ओके, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो तुम लोग या नहीं कर सकते? 30 सेंटीमीटर एंड हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर दी हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है, आर गिवन है हमारे पास, म्यू गिवन है, एंड हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सॉरी लेंथ, फोकल लेंथ एफ गिवन है, एंड हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली फाइंड कर लोगे तो हमारा आंसर इसका आएगा 1.33। एग्जैक्टली, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट इन क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है? सो यस, इसका यूज करो एंड आंसर को फाइंड करना गाइस। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन योर कमेंट सेक्शन। नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर टू एयर, एयर टू वाटर, वैक्यूम टू एयर या फिर एयर टू ग्लास। तो क्या होगा गाइस? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम, तो कहाँ से होता है? वाटर से एयर में। यस गाइस, सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये लाइन स्टेटमेंट लिखी भी हुई है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब कई सारे लेंसेज लगे हैं, is the ratio of the angle formed by the final image to the angle formed by the object when. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइंग पावर है किसी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो रेशियो में गिवन है, और उसका रेशियो का है एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ इस स्टेटमेंट से तुम्हें पता क्या चल रहा है? देखो ध्यान से, क्या पता चल रहा है? इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट में बी एनीवेयर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। पहली चीज तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बोथ एट इन्फिनिटी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बोथ एट लीस्ट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये तो थोड़ा बहुत पॉसिबल है। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन एंड इमेज में बी एट एनी प्लेस। यस, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इमेज किसी भी प्लेस पे फॉर्म हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि मैग्नीफाइंग जो ग्लास होती है, देखो मैग्नीफाइंग जो हम पावर यूज करते हैं उसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस तो सेम है। अगर हम सन को देख रहे हैं इन केस फॉर एन एग्जाम्पल, तो सन की डिस्टेंस तो सेम है, एंड जो हमारा विजन उसका है, विजन यानी सेम हो गया, लेकिन जब उसकी इमेज फॉर्म हो रही है तो कहाँ फॉर्म हो रही है? उस टेलीस्कोप के लेंस पे ना, ताकि हम देख पाए उसको जूम करके। यस, दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ गाइस, इट्स टाइम फॉर 22 क्वेश्चन। लेट्स सी 22 क्वेश्चन क्या कहता है? When white light moves through vacuum, तो रे
अरे तो देखो क्या पूछा है, वैक्यूम में व्हाइट लाइट को थ्रो कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें? सिंपल, ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड। यस, ऑल कलर्स हैव द सेम स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमें पता है कितनी होती है, हमने ये नहीं पता किया कि अलग अलग कलर्स की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है। हमें सिंपल सी बात पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये होती है, सो दैट्स व्हाई ऑल कलर हैव द सेम स्पीड। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल फॉर इंफ्रारेड लाइट इज, ओके, इंफ्रारेड लाइट है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो इक्वल टू दैट द रेड कलर ऑफ लाइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे डिपेंड नहीं करते, ओके, खासकर रेड कलर पे। इक्वल टू दैट द वॉयलेट लाइट, नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है मटेरियल फॉर इंफ्रारेड लाइट इज, इंफ्रारेड लाइट का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वो हमेशा लेस देन दैट अल्ट्रा वायलेट लाइट, वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट से कम होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। यस, दिस इज ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पता होगा सो आंसर कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो वी हैव कंप्लीटेड टोटल 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर चैप्टर लाइट। नाउ गाइस, अभी तक अगर इस वीडियो पे बने हुए हो सो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड जितने भी क्लास 10th के तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सबके साथ शेयर करना, सो दैट ऑल कैन गेट बेनिफिट ऑफ दीज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नाउ गाइस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। अ होल इज मेड इन अ कॉन्वेक्स लेंस, देन, अच्छा एक कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर हमने होल कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, बताओ क्या होगा? होल अपीयर इन द इमेज, अरे ये तो ठीक है अपीयर होगा, इमेज में होल अपीयर नहीं होता, होल कैसे अपीयर हो जाएगा? इमेज साइज डिक्रीज, इमेज का साइज डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, देखो बाकी की जो जगह है वहाँ से तो होगा। इमेज इंटेंसिटी डिक्रीज, यस, इमेज की जो इंटेंसिटी होगी ना ये डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इमेज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, नो चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर तुम कभी भी कॉन्वेक्स लेंस में होल कर देते हो सो उसके जो इमेज की इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी इमेज थोड़ी सी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। Critical angle of light passing from glass to air in the medium of, क्या होगा? Violet, obviously, exactly, red हो नहीं सकता, green हो नहीं सकता, येलो होगा नहीं, violet होगा। critical angle of the light passing from glass to air in minimum of, क्या होगा? Violet. Very good. Now let's see question number 26. Which of the given is not true of an image formed by a plane mirror? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू नहीं है प्लेन मिरर की जब इमेज फॉर्म होती है तब? इट इज इरेक्ट, वेरी गुड, लेट्स सी देखते हैं। इरेक्ट, अरे सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है गाइस, मेक श्योर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, तो नॉट ट्रू पूछा है। सो पहला वाला तो ट्रू है, इरेक्ट होता है, डेफिनेटली ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। वर्चुअल भी होता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ इट इज़ डिमिनिश्ड, ये नहीं होता हमारा, कभी भी प्लेन मिरर में डिमिनिश्ड होता ही नहीं है। सो ये आंसर हमारा एग्जैक्टली तो गलत है बट हमारे ऑप्शन के लिए सही है। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या पूछा है। इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, ये होता है, हम ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाएंगे, लाइक देखो मैं जितना दूर जा रहा हूँ उतना छोटा दिखूंगा, तो ये चीज़ तो है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू विल गेट 1 मार्क वेरी सक्सेसफुली इन योर टर्म 1 एग्जाम। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। Two lenses of power +3 and -1 diopter are placed in contact. Okay, दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया गया है। Then the focal length of combined lens, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्या हो जाएगा 3 प्लस -1 दैट बिकम्स 2D। सो F इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, सो इट बिकम्स 0.5, यानी कितना आएगा 50। सो आंसर नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। यस, ये आंसर आ जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। ओके, एफ हमारे पास कितना गिवन है, देखो एफ हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन एन इन्वर्टेड इमेज 2 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ओके, नाउ हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, एफ और एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो यहाँ से हम m इज इक्वल टू v/u लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 गिवन है। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 2u मिल जाएगा। पता चल गई हमें ये चीज़। नाउ अब मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/2।
यू सॉल्व कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है 2u प्लस 1/u। नाउ गाइस इसको जब तुम सॉल्व करोगे पूरी तरह से एलसीएम वगैरह लेके जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी u इज इक्वल टू 3f/2। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, f की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 50/2, इट विल बी 150/2, सो इट विल बी 75 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट या बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे, जितने शॉर्ट में करोगे, तुम्हारा उतना ज़्यादा टाइम सेव होगा। एंड एमसीक्यूज में गाइस टाइम सेव योर क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। उनको पहले करके साइड करो, आंसर कर लो एंड देन तुम अपने बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करो। Now guys, let's see question number 29 from the list of top 50 most important MCQs from the chapter Light. What is the minimum distance between the object and its virtual image in case of focal length? Focal length के केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के बीच में वो कितनी होगी? सो गाइस द करेक्ट आंसर इज 0 बिकॉज जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 होती है हमारे ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के बीच में। Now guys, let's see question number 30. क्या पूछा है? The focal length of a lens depend on, जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? The radii of curvature of its surface. Yes, इस पे तो देखो डिपेंड होती है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी मैटर करती है। सो बी भी आंसर हमारा करेक्ट है। सो ए और बी अगर दोनों करेक्ट है यस तो ऑप्शन नंबर डी इज all of these factors. Yes, so D option is absolutely correct. But C भी देख लेते हैं नॉलेज के लिए। The refractive index of the medium surrounding. Yes, उसका जो सराउंडिंग है उस पर भी मैटर करता है। So A, B, C तीनों ऑप्शन सही है। So D is our correct answer. Now let's see question number 31. 31 question क्या कहता है? The parallel beam of the light is incident on a converging lens parallel to its principal axis as we move away from the lens on the other side. On its principal axis the intensity of light. Okay, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। A parallel beam of light is incident on a converging lens parallel to its principal axis. एक principal axis जो है उसके parallel beam एक आ रही है, ठीक है, लेंस के ऊपर। ओके, ये बात तो समझ में आ गई। As we move away from the lens, जैसे जैसे हम लेंस के दूर जाते हैं, on the other side, दूसरे साइड, its principal axis the intensity of light, तो क्या होगी? रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी लाइट की? वो कांस्टेंट रहेगी। कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, या फिर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होगी? क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर मुझे बताओ। सो यस, अगर हम अपोजिट साइड में मूव करते हैं तो पहले तो इंक्रीज होना शुरू होगी देन बाद में डिक्रीज होना शुरू होगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गाइस, अगर पता होगा सो डेफिनेटली यू कैन आंसर, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व इट। मेरे हर बार ऐसा कहने का मतलब ये है कि जब तुम बुक्स रीडिंग करते हो ना तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स को बिल्कुल लाइन बाय लाइन रीड करो, हाईलाइट करो, मार्क करो, सो दैट यू कैन टैकल द ऑल द टाइप ऑफ MCQs फॉर साइंस, मैथ्स, SST, English, all the exams. Yes guys, makes your book reading is more important and yes, line by line. Mind it and do not maintain the beauty of your book. पूरी तरह से बुक पे लिख लो, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, ब्यूटी मेंटेन मत करो। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32. Using a convex lens, a clear image of candle flame is produced. एक कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज कर रहे हैं एंड एक कैंडल फ्लेम की क्लियर इमेज फॉर्म हो रही है एक स्क्रीन पे। हाउ मेनी अदर क्लियर इमेजेस कैन बी रिसीव्ड ऑन दिस स्क्रीन इफ ओनली द लेंस इज टू बी शिफ्टेड? अगर लेंस को शिफ्ट कर दिया जाए तो कितनी पॉसिबल इमेजेस उस स्क्रीन पे फॉर्म होंगी? गाइस, अगर लाइट सोर्स एक है तो एक ही इमेज फॉर्म होती है, याद रखना। सनलाइट है, सनलाइट किसी भी एंगल में शिफ्ट हो जाए, सनलाइट सिर्फ और सिर्फ एक तुम्हारी इमेजेस को ही फॉर्म कर सकता है। बात समझ में आई? सो दैट ओनली वन मोर। बात समझ में आ गई? सो जब भी हम लाइट सोर्स को लेंस को शिफ्ट करते हैं सो सिर्फ एक ही और हमारी इमेज फॉर्म होगी। सो दैट ओनली वन मोर। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33. A convex lens of power P is immersed in water. Okay, एक convex lens था हमारे पास, उसकी पावर P थी, उसको हमने पानी के अंदर डुबो दिया।
हाउ विल इट पावर चेंज, क्या उसकी पावर चेंज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज, डिक्रीज होगी, या इंक्रीज फॉर रेड कलर्स एंड डिक्रीज फॉर ब्लू कलर्स? क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर? यस, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि दोनों की पावर में से क्या पावर निकल कर आती है। लाइक वाटर का जो सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी वहां बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा गाइस, सो दैट्स वाई डिक्रीज होगी उसकी पावर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ओके, हमें क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, द ऑब्जेक्ट शुड हैव लार्जर फोकल लेंथ and eyepiece should have the small focal length. First option है हमारे पास, the focal length of the object and the eyepiece should be larger. Third option क्या कहता है, the objective should have small focal length and the eyepiece should have larger focal length. And the D option is the focal length of the objective and the eyepiece should be large. Clear है? क्वेश्चन समझ में आया कि एक हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? यस गाइस, सो ऑब्जेक्ट शुड बी द लार्ज फोकल लेंथ एंड द लेंथ ऑफ आई शुड बी स्मॉल फोकल लेंथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes guys, this all questions related to the fact base, so definitely make sure आप चैप्टर को अच्छे से रीड करो, कॉन्स्टेंट होकर रीड करो, so that all can get benefit of these 50 most important MCQs। क्योंकि अगर तुमने पढ़ा नहीं तो क्वेश्चंस लर्न जरूर कर लेना गाइस। यस, जितने भी क्वेश्चंस मैं MCQs के लिए करा रहा हूँ ना टर्म 1 के लिए, इनको लर्न जरूर करना, बिकॉज यही हेल्प करने वाले हैं तुम्हारे टर्म 1 में। एंड यस, डेफिनेटली max number of questions gonna come in this list. Definitely I cannot promise, but I'm trying to provide you the most important 50 MCQs. So let's see the question number 35. क्या कहता है, the focal length of the object of microscope is, माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड आर्बिट्री। क्या होगा गाइस? 35 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे से आंसर दो। लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे पता हमें? देखो यहाँ पे लिखा था एंड फोकल लेंथ एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, स्मॉल आई पीस एंड आई पीस शुड बी स्मॉलर फोकल लेंथ। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36. In which of the given cases do we get very strong reflected ray एंड वेरी वीक रिफ्लेक्टेड रे? किस केस में हमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी, एंड किस केस में बहुत ज़्यादा वीक मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू डायमंड एंड द लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर? वाटर टू एयर में ही क्या होता है, हमारी जो वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड द वेरी वीक रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही केसेस हमें वहाँ पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? यस, लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। क्लियर है? नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37. लाइट वेव स्प्रेडिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, ठीक है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ओनली इफ दे आर कोहेरेंट, ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल एंड नन ऑफ दिस। क्या होगा? लाइट वेव स्प्रेडिंग फ्रॉम टू सोर्सेस, दो अलग अलग सोर्स से लाइट स्प्रेड हो रही है। इंटरफेरेंस कब होगा दोनों में? जब दोनों क्या होंगी? कमान जल्दी बताओ, कोहेरेंट होंगी गाइस। बात समझ में आई? यस गाइस, सो कोहेरेंट का मतलब होता है जब चीजें बिल्कुल क्लियर अपीयर होती हैं। यस गाइस, सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38. Which of the given can produce a virtual image large in size than the object? कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस दोनों, या फिर नन ऑफ दिस? किस केस में जो हमारी वर्चुअल इमेज है वो लार्ज इन साइज प्रोड्यूस होती है गाइस? तो सबसे पहला काम तो ये देखो कि हमारी वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज कौन फॉर्म करता है? कॉन्वेक्स लेंस। सो यस, दोनों ही करते हैं अदरवाइज किसी किसी केस में, बट लार्जर किस में होती है? कॉन्वेक्स लेंस में। नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या कहता है? अ लेंस हैज द पावर ऑफ प्लस 0.5D, इट इज ओके। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो हमें क्या फाइंड करना है? द कॉन्वेक्स फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में देखो आंसर फाइंड करनी है। ये गाइस दिस इज फोकल लेंथ। तो पहले तो इसकी पहले फोकल लेंथ फाइंड कर देते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी होगी। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। बात समझ में आई? सो वी कैन ऑल्सो राइट इज f इज इक्वल टू 1/p। सो यहाँ क्या लिख देंगे? 1/0.5। सो इट विल भी कितना हो जाएगा? 10/5, सो दैट 2। सो यानी 2 होगा।
एंड गैस पॉजिटिव है, सो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आई। नाउ गाइस लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली, ओके, अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डज नॉट चेंज, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ हीटिंग। किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही ध्यान से आंसर करो। चलो देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर कौन करता है। सो गाइस, जब हम कभी भी लिक्विड को हीट करते हैं ना, तो उसका जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। यस, ये चीज हमेशा याद रखना, व्हेन द लिक्विड गॉट हीटेड देयर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41। अ डाइवर्जिंग लेंस विल प्रोड्यूस, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑब्वियसली रियल एंड वर्चुअल इमेज। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे ऑप्शंस, हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो रियल एंड वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है? हंटर वांट्स टू शूट अ फिश। देखा, मैंने अभी बताया था ना कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आ गया वो क्वेश्चन। फिश whose image can be seen through clear water, it is to be aimed, उसको कहाँ करना चाहिए? below the image of fish या above the image of fish, directly towards the image, या फिर in any direction। देखो any direction वाला ऑप्शन तो मतलब पूरी तरह से गलत है, बेवकूफ़ी है। एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द इमेज हो ही नहीं सकता, इमेज जहाँ फॉर्म हो रही है वहाँ करोगे तो एग्जैक्टली तो वहाँ अपीयर है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऊपर फॉर्म होती है, यानी इसको थोड़ा सा नीचे हमें शूट करना है। सो बिलो द इमेज ऑफ फिश। यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा क्वेश्चंस कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप तुम लोग सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके, जो लाइट है वो जब एंटर करती है, लाइक एक बॉक्स वाला फिगर देखा होगा तुमने, ऐसा इस तरह का एक फिगर तुमने बनाया होगा, ये नॉर्मल एंड देन इस तरह से, एंड यस जब ये ऐसा गई होगी तो ऐसे कुछ गई होगी, तो ये वाला फिगर देखा होगा जहाँ पे एंटर करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम रहा, ये डेंसर मीडियम रहा, ठीक है। Its frequency change, wavelength does not change, its wavelength change, both wavelength and frequency change। क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर? हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सो इट्स वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था, जिसमें मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर ए और डी तो वैसे ही हट जाते हैं। वेवलेंथ डज नॉट चेंज, तो एग्जैक्टली हमें पता है वेवलेंथ चेंज होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Clear guys, all 43 questions. Now let's move to the last 7 questions of 44 questions देखते हैं अब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? और सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग द मेजर्स इट एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ओके, डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नन ऑफ दिस गाइस। क्या होने वाला है 44 का आंसर? डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू मेजर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू मेजर। क्लियर है? नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी गुड, यानी वेलोसिटी दी है ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखा मिरर वाले चैप्टर में कैसे वेलोसिटी को एंटर किया। A stationary observer sees the image. At what speed will the image appear to approach the stationary object? Okay guys, now tell me क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 45 क्वेश्चन, टेल मी वेरी फास्ट। अब देखो इसके लिए एक सिंपल से फिनोमिना है। क्या कहते हैं हम कि लाइक तुम एक मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने कभी खड़े हो ना, एंड तुम थोड़ा सा चलना एंड देन मेजर करना कि इमेज कितना चला। इमेज हमेशा तुम्हारी ट्वाइस वेलोसिटी से चलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना गाइस। इमेजेस हमेशा ट्वाइस वेलोसिटी से चलते हैं, सो दैट हमारे जब इमेज है वो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, सो इमेजेस किससे चलेंगे? 10 सेंटीमीटर से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विदाउट सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। क्लियर है? नाउ गाइस लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डाइवर्जिंग लेंस is to be used to form an image which is 1/4 of the size of the object, where must the object be placed? Object जो है वो कहाँ placed होना चाहिए? If a diverging lens is to be used to form an image which is 1/4 of the size of the
ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कहाँ प्लेस होना चाहिए गाइस? सो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना विदाउट सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, इसको भी करेंगे। मैं फैक्ट बताऊंगा। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, तुम जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो टॉप 50 क्वेश्चंस, इसमें तुम्हें 50 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी पता चल रहे हैं, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी एमसीक्यूज को विदाउट न्यूमेरिकल्स या विदाउट थिंकिंग सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ अ डाइवर्जिंग लेंस इज टू बी यूज्ड द फॉर्म द इमेज विच इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्ट प्लेस। यानी जब ऐसा होता है सो इस केस में क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो यस, हमारी फोकल लेंथ कितनी थी? 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 टाइम्स। पता चला, समझ में आया कैसे आंसर किया? सिंपली याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है ना, उसको हम यूज करते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, तो 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? 3 टाइम्स होगी। सो 3F इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस बात समझ में आई? 3F विल बी योर आंसर, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाता है विदाउट सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। ओके, बट इस केस में अगर यहाँ पे तुम्हें डिजिट्स गिवन होते हैं, ये तो क्या था, सिंपल लिखा हुआ था कि 1/4 हो गया, देन मैंने तुम्हें बता दिया 3 टाइम्स होगा। बट अगर कुछ नंबर्स होते लाइक 1/4 की जगह कुछ और होता, सो यू विल यूज द फॉर्मूला लाइक H'/H इज इक्वल टू -V/U। ये वाला फॉर्मूला यूज करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। So guys, let's see question number 47. Which of the given is not paired correctly? Not question लिखा हुआ है guys, so जो correctly pair नहीं है उसको हमें बताना है। Yes guys, so solar furnace, concave mirror, rear view mirror and the concave convex mirror and the magnifying glass, convex lens and none of these. So obviously none of these is the correct answer, क्योंकि इसमें से कोई भी correctly paired नहीं है guys. So yes, सारे के सारे wrong paired हैं। So guys, let's see question number 48. A concave lens for the image of an object which is, okay, एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्केव लेंस के थ्रू, तो उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड होगी, या फिर वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज्ड होगी। क्या होगा गाइस? वर्चुअल तो होगी, देखो, यानी हमारा वर्चुअल वाला ऑप्शन तो सब में ही है, तो ठीक है। एंड देन इन्वर्टेड नहीं होती, अपराइट होती है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट मिल गए। एंड डिमिनिश्ड होगी या इनलार्ज होगी, तो मिरर लेंस कौन सा यूज हो रहा है? कॉन्केव लेंस यूज हो रहा है। सो ऑब्वियसली डिमिनिश्ड होगी। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 48 एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। A man run towards the plane mirror at 2 meters per second. Okay, the relative speed of his image will respect to him will be. मैंने अभी बताया गाइस, अभी जस्ट अभी बताया कि तुम जिस स्पीड से वेलोसिटी करते हो, तुम्हारी इमेज जो होती है उसकी डबल स्पीड से वेलोसिटी करती है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। बात समझ में आई? सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड है, देखा, विदाउट सॉल्विंग 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? टैकल करना समझ में आया इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे? नाउ गाइस, इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर लाइट चैप्टर। लेट्स सी। In order to obtain a magnification of -0.6 with a concave mirror, the object must be placed. कहाँ place होना चाहिए? At a focus, between pole and focus, between focus and the center of curvature, beyond the center of curvature. कहाँ होना चाहिए guys? हमसे क्या पूछा है? In order to obtain the magnification, magnification चाहिए, वो भी माइनस में। So beyond center of curvature, option number D is absolutely correct. That's it, सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ में आई गई होगी सारी की सारी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नाउ गाइड्स, लेट मी टेल यू गाइस वन मोर थिंग, ये जो टोटल टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा हमने कितने अलग अलग टाइप्स के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज थे सारे। एंड उससे मैंने तुम्हें कुछ नई नई बातें भी बताई जो तुम्हें ऑलरेडी आई होप कि तुम्हें नहीं पता थी, एंड डेफिनेटली अगर पता थी दैट्स वेरी गुड गाइस। सो इन 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना एंड इन्हें लर्न जरूर कर लेना। एंड जो मैंने ट्रिक्स बताई एंड जो मैंने क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने का तरीका बताया, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन योर टर्म 1 एज वेल एज फॉर द NTSC एग्जाम। क्लियर है गाइस? नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी सीरीज हमारी चल रही है, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। एक हमारी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ रश्मि मैम। अ लेटर टू गॉड के टॉप 25 मोस्ट एमसीक्यूज को अपलोड किया जा चुका है एंड फर्दर आगे के चैप्टर्स भी जल्दी आएंगे।
एंड गाइस क्लास 10th के लिए सेकंड चीज़ है माइंड मैप स्टार्ट हो चुकी है, माइंड मैप सीरीज प्लस मेंटी सीरीज, जो कि डेफिनेटली लाइव सेशन में होती है, सो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके, 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज लाइट। ओके, नाउ जो थर्ड चल रही है हमारी एमसीक्यूज की टॉप 50 एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने लाइट चैप्टर किया है, एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है सीरीज पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड क्लास 9th की साइंस की माइंड मैप प्लस मेंटी की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। सो गाइस यस, डेफिनेटली जो टर्म 1 है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा। सो गाइस आई होप आज का सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, and guys you can also follow us on Facebook and Instagram to stay connected with us. So guys, आज के लिए इतना ही। See you in the next chapter. Till then, keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.